हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 दो दुर्व्ययता का अंत का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने दो दुर्व्ययता का मतलब और सोवियत संघ की क्या क्या विशेषताएं थी ये सब देखा था। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट करेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे और सोवियत संघ के टूटने के परिणाम क्या क्या थे और इन्होंने क्या क्या नीति अपनाई थी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का टूटना। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक, ये हम डेट जरूर याद करेंगे, के बीच में सोवियत संघ के नेता बने। सोवियत संघ के नेता बने थे। सोवियत संघ कितने देशों से मिलकर बना हुआ था? 15 से। उन्होंने बिगड़ते हुए हालात को सुधारने, क्योंकि हालात काफ़ी बिगड़ गए थे। हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो सोवियत संघ था वो हमेशा एक ही था, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और वो एक ही जगह पे पैसा लगाया जा रहा था, जिससे वो काफ़ी अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी पीछे हो गए थे, तकनीकी में भी काफ़ी पीछे हो गए थे। ठीक है, हालात को सुधारने के लिए कुछ नई नीतियां चलाई, लेकिन उनकी यही कोशिशें अनजाने में सोवियत संघ के खत्म होने का कारण बनी। मतलब एक तरह से जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने अच्छे के लिए नीतियां चलाई थी कि सोवियत संघ जो है वो जुटा रहेगा, फिर से सही हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया था, सोवियत संघ और टूट गया। सुधारों की शुरुआत। गोर्बाचेव ने देखा कि सोवियत संघ तकनीक और अर्थव्यवस्था मतलब पैसों के मामले में, तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह में भी पिछड़ गया। किससे पिछड़ा रहा था? अमेरिका से। उन्होंने सिस्टम को सुधारने के लिए दो मुख्य नीति लागू की। पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब है अर्थव्यवस्था को फिर से सजाना, जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी देश में उसे सजाना, और ग्लास नोस्त, इसका मतलब क्या है? खुलापन, यानी लोगों को बोलने की आज़ादी। स्टार्टिंग में क्या था? बोलने की आज़ादी नहीं थी। अब क्या है? जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने बोलने की आज़ादी दी। ग्लासनोस्त नीति का महत्व। गोर्बाचेव ने लोगों को सरकार की आलोचना क्या होती है? एक तरह से बुराई वगैरह करने और अपने राय को रखने की छूट दी। जैसे कोई भी सरकार बेकार है या कोई सरकार हमारा काम नहीं कर रही, तो हमारे में ये नहीं है कि हम अपने मन में बातें रखें या फिर हम सरकार को ना बोल पाए। हमारा क्या था कि अब हम सरकार को बोल सकते थे। पहले लोग डर के मारे चुप रहते थे। पहले क्या था? डर था कि सरकार को नहीं बोलते थे, लेकिन अब वे खुलकर अपनी गरीबी और सिस्टम की कमियों पर बोलने लगे। इससे क्या हुआ? जो देश की जो जनता थी वो खुल के बोलने लगे। इससे जनता के अंदर जो गुस्सा सालों से दबा, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे आपको किसी पे गुस्सा है, ठीक है, कोई इंसान आपको दबा रहा है, तो क्या होता है कि गुस्सा बढ़ता जाता है। लेकिन इस टाइम मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या करा था कि बोलने की छूट दी गई थी कि सभी जनता अपनी अपनी चीजें रखे, अपनी अपनी एक तरह से ज़रूरतें बताए कि मुझे ये ज़रूरत है। जैसे कोई गरीब है तो वो बताएगा, किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वो बताएगा, और अगर कोई चीज़ सरकार में कोई चीज़ बेकार लग रही है तो वो चीज़ें बताएगा। तो इससे क्या हो रहा था कि मन में गुस्सा नहीं रह रहा था। फिर अचानक एक ज्वालामुखी की तरह बाहर निकल गया। जो इतने सालों का गुस्सा था, है ना, वो एक तरह से बाहर निकल गया जैसे ही ये नीति आई थी कि बोल सकते हैं जनता, ठीक है, क्योंकि होता है ना कि हमारा अचानक ही गुस्सा फूटता है, तो वही था। पार्टी के अंदर विरोध। गोर्बाचेव के इन सुधारों से उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने और बड़े नेता नाराज हो गए। जो कम्युनिस्ट पार्टी जिससे जैसे हमने पहले पढ़ा, यहाँ पे बस एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब आपकी एक ही सरकार है, आप उसके अलावा कोई नहीं चुन सकते, क्योंकि विपक्षी दल तो कोई था ही नहीं। जैसे लोकतंत्र में होता है 4-5 सरकार होती है, आप जाके वोट दोगे, आप जिसमें जिस सरकार के जितने ज़्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है 5 साल के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें एक ही पार्टी थी और वो ही करती थी, वही देश चलाती थी। उन्हें लगा कि गोर्बाचेव की वजह से उनकी शक्ति और ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। अब बड़े जो नेता थे उन्हें क्या लगा कि शक्ति वगैरह खत्म हो जाएगी। खत्म कैसे हो जाएगी? अब जनता अपनी अपनी चीज़ें उठा रही है, ठीक है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और इतने टाइम जो जनता दबके रही थी क्योंकि एक ही सरकार थी। अब आपका स्कूल है, एक ही टीचर आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाए, तो ऐसे सही थोड़ी लगता है। जो जिस चीज़ में स्पेशल हो वो वही पढ़ा सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसमें यही था। तो इन लोगों को क्या लगा, कम्युनिस्ट पार्टी को, कि ऐशोआराम खत्म हो जाएगा। पार्टी के अंदर ही दो गुट बन गए, एक जो सुधार चाहता था और दूसरा जो पुरानी सख्ती वापस लाना चाहता था। क्योंकि वो होता है ना कि कोई अगर दब रहा है तो सरकार दबा ही रही थी,
और मिखाइल गोर्बाचेव में जो नेता बने उनमें क्या था कि सुधार होना चाहिए सोवियत संघ में, जिससे सरकार कमजोर पड़ गई। पूर्वी यूरोप का प्रभाव। सोवियत संघ के कंट्रोल में पूर्वी यूरोप के कई देश जैसे पोलैंड, हंगरी थे। जब गोर्बाचेव ने वहां से अपनी सेना हटानी शुरू की और ढील दी तो उन देशों की जनता ने साम्यवाद सरकार का पूरा कंट्रोल के खिलाफ, कि सरकार पे पूरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसका विद्रोह किया। एक एक करके वह देश सोवियत संघ के प्रभाव से बाहर निकलने लगे। जैसे इसमें है ना कि जो 15 जो गणराज्य होते हैं वो सबके सब बिखर जाते हैं, ठीक है, पहले यही निकलता है। सोवियत संघ की पकड़ जो थी वो ढीली हो गई। बर्लिन की दीवार गिरना। 1989 जर्मनी की बर्लिन शहर में एक दीवार थी, ठीक है, जर्मनी शहर में ये एक दीवार है जो दुनिया की 2 गुटों में बटी थी। 1979 में वहां की जो आम जनता जो थी वो खुद खड़े होकर उस दीवार को गिरा दिया। ये उस बात का सबूत था कि जब जनता सोवियत संघ के दबाव में नहीं रहना चाहती थी, कि सोवियत संघ का जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो दबाव था जनता पे, उसमें जनता नहीं रहना चाहती थी। इस घटना ने पूरी सोवियत संघ में आज़ादी की लहर दौड़ा दी एक तरह से, कि आज़ादी होना चाहिए, जो जितने गणराज्य है सबको अलग अलग फिर हुआ। राष्ट्रवाद की भावना जागना। सोवियत संघ के अंदर जो 15 अलग अलग देश थे जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस, वहां के लोगों में अपने देश को आज़ाद रखने की इच्छा जाग गई कि ये हमारा देश है तो ये आज़ाद होना चाहिए, ठीक है। जैसे रूस को अलग जाना है, जॉर्जिया को अलग जाना है, यूक्रेन को अलग जाना है, वैसे ही उन्हें लगा कि रूस उन पर हुक्म चला रहा है, क्योंकि जो 15 जो गणराज्य थे उसमें सबसे पावरफुल रूस था, ठीक है। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती थी वो रूस की वजह से ही होती थी, मतलब जैसे रूस की नीति या रूस कोई चीज़ बोल रहा है तो वही सोवियत संघ करता था। तो इसलिए काफ़ी देश इसलिए भी अलग होना चाहते थे, और उनकी खुद की संस्कृति खतरे में है, क्योंकि हर इंसान को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। इन देशों में सोवियत संघ से अलग होकर खुद को स्वतंत्र देश घोषित करने की मांग तेज कर दी कि हमारा जो देश है वो स्वतंत्र होना चाहिए। अगस्त 1991 का तख्ता पलट। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी पुरानी सोच वाले, ठीक है, नेताओं ने गोर्बाचेव को हटाकर, जो मिखाइल जो गोर्बाचेव थे, को हटाकर सत्ता हथियाने की नाकाम कोशिश की, कि सत्ता जो होता है, जो सत्ता होता है, राज्य सत्ता, वो क्या बोलते हैं, हथियाने की काफ़ी कोशिश करी कि इसको हड़प कर लिया जाए। हालांकि ये कोशिश फेल हो गई, लेकिन इसने जनता को दिखा दिया कि सरकार के अंदर कितनी लड़ाई चल रही है। इस घटना के बाद गोर्बाचेव का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। जो गोर्बाचेव था उसका जो कंट्रोल था वो पूरी तरह खत्म हो गया। बल्कि गोर्बाचेव जो थे वो एक तरह से सोवियत संघ बचाना ही चाहते थे, इसलिए उन्होंने जनता को बोलने का अधिकार दिया। लेकिन जो हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी पुरानी सोच रख रही थी कि नहीं, जनता को कैसे दबाया जाए, ये सारी चीज़ें कैसे करी जाए, इसी वजह से सोवियत संघ और टूट गया। और इन लोगों की वजह से ही जो गोर्बाचेव था वो उन्हें हटा दिया गया था। गोर्बाचेव का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। सोवियत संघ का अंत 1991। आखिरकार दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने ये घोषणा कर दी कि अब सोवियत संघ खत्म हो चुका है। मतलब जो 15 जो देश थे वो अलग अलग हो गए। उन्होंने समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद में कौन था? अमेरिका, ठीक है। खुला व्यापार की, मतलब खुला व्यापार क्या होता है, एक मिनट, ये 2 देश है, ठीक है। अब यहाँ की जनता यहाँ जाके अपना व्यापार कर सकती है, पैसे कमा सकती है, यहाँ की जनता यहाँ पर आकर भी व्यापार कर सकती है, पैसा कमा सकती है। और लोकतंत्र को अपना लिया, जैसा लोकतंत्र है कि जनता जाती है सरकार चुनने के लिए, ठीक है, वो ही सारी चीज़ें अपनाई गई। इसके साथ ही मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया और दुनिया का इतना बड़ा संघ हमेशा के लिए टूट गया। जो इतना बड़ा संघ था जो 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, वो कब टूटा था? 1991 में, ठीक है। अब फिर अमेरिका ही बचा, क्योंकि 2 ही उस टाइम पे सबसे पावरफुल थे, एक सोवियत संघ था, एक अमेरिका था। सोवियत संघ के विघटन टूटने के मुख्य कारण क्या थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आएगा ही आएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति यानी सोवियत संघ का अचानक टूट जाना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था, कि
मतलब इतने सालों से था और अचानक कैसे टूट गया। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, काफ़ी सारे कारण थे। सालों से जमी हुई कई समस्या एक साथ बाहर आ गई, क्योंकि पहले जनता को बोलने का हक ही नहीं था। ठीक है। आर्थिक गतिरोध की और कमजोरी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, पैसों का सिस्टम अंदर से बहुत खोखली हो चुकी थी। जो अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की, ठीक है, वो काफी बेकार हो गई थी, क्योंकि उन लोगों ने शीत युद्ध था, ठीक है, कि युद्ध हो सकता है, युद्ध हो सकता है। वैसे युद्ध हुआ नहीं, लेकिन मन में डर होता है ना। जैसे कोई भी देश है और किसी देश से लड़ाई चल रही है, तो हमारे मन में डर होगा कि आज नहीं तो कल लड़ाई हो सकती है, आज नहीं तो कल युद्ध हो सकता है। तो जो सरकार थी वो काफी परमाणु बम ही बना दी। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, और जो सारा जो जनता के जो पैसा होता है वो परमाणु बम में लग गया था, और शीत युद्ध हुआ भी नहीं था। इसलिए जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी कमजोर हो गई थी। पैसों का सिस्टम अंदर से बहुत खोखली हो चुकी थी। सरकार ने अपनी जनता की जरूरतों जैसे खाने पीने और कपड़ों पर ध्यान देने के बजाय सारा पैसा खतरनाक हथियार और परमाणु बम बनाने में लगा दिए थे। जो ये सारे जो बम थे उन्हें बनाने में लगा दिया, क्योंकि लड़ाई युद्ध जब होगा तो यही सारी चीजें काम आएगी। लेकिन आम जनता जो थी, खाना पीना ये सब तक वो देखे नहीं थे, इसलिए आम जनता और गुस्सा हो गई थी। आम जनता के पास बुनियादी चीज़ों की कमी होने लगी और उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। जैसे आप देखते हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे देश में अगर मानो चावल नहीं है, तो अगर चावल थोड़ा भी होगा तो एकदम लाइन लगेगी और एकदम ज़्यादा पैसे का हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। तो उनका भरोसा इस सिस्टम से पूरी तरह उठ गया। हथियारों की अंधी दौड़, सोवियत संघ हमेशा खुद को अमेरिका से बेहतर और ताकतवर दिखाना चाहता था। देखो, दो सबसे बेहतर वो ताकतवर थे, एक सोवियत संघ, एक अमेरिका था। लेकिन सोवियत संघ को क्या था कि नहीं, मुझे तो अमेरिका से बेहतर दिखना है। इस चक्कर में उसने अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सेना मिलिट्री पर खर्च कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ था कि देश के जो अंदर जो तरक्की के काम रुक गए। ठीक है, जैसे पुल बनवाना, सड़कें जो हमारी सरकार बनवाती है, फैक्ट्रियाँ पुरानी पड़ने लग गई, मतलब काफ़ी टाइम की फैक्ट्री है, नई फैक्ट्री लगी ही नहीं, और देश कर्ज के भारी बोझ से नीचे दब गया। ठीक है, अब जो सारी जो चीज़ें थी वो एक जगह पे ही लगा दी कि मतलब हम उनसे कैसे दिखे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी, सड़कें वगैरह होना, ये सारी चीज़ें, इसमें ध्यान ही नहीं दिया। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, क्योंकि एक ही पार्टी थी, इसके अलावा विपक्षी दल इसमें था ही नहीं। सोवियत संघ में पिछले 70 सालों में सिर्फ एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का राज था। इस पार्टी ने नेता बहुत ज़्यादा घमंडी और भ्रष्ट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा घमंडी थे, काफ़ी ज़्यादा बेकार थे। वे आम जनता की तकरीबों को सुनने के बजाय अपनी कुर्सी बचाने और ऐशो-आराम में लगे हुए रहते थे। इसमें ये नहीं था कि मतलब जनता आगे कोई चीज़ बोल रही है कि मतलब जैसे हमारे इलाके में हॉस्पिटल नहीं है तो सरकार को हॉस्पिटल बनवाना चाहिए, या फिर सड़क सही नहीं है, सड़क बनवा दो। उन्हें उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई काम नहीं था। मेन ये था कि बस हमारी गद्दी कैसी बची रहे। जनता को महसूस होने लगा कि ये सरकार उनके लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है, कि ये जनता के लिए काम ही नहीं कर रही, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो तो समाज पे ही था, समाजवाद था ना, तो समाज के लिए ये लोग काम ही नहीं कर रहे थे। राष्ट्रवाद और प्रभुता की भावना, सोवियत संघ 15 अलग अलग देशों को मिलकर बना था, जैसे रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया आदि आदि। इन देशों के लोगों में राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति प्यार और आज़ादी की चाहत जाग गई कि ये हमारा देश है तो अलग होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग देश मिलकर बना था सोवियत संघ, जो इतना बड़ा था। ठीक है, और इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना जागी कि हमें अलग से होना चाहिए। उन्हें लगा कि रूस उन पर जबरदस्ती हुक्म चला रहा है, क्योंकि सबसे पावरफुल तो रूस ही था और उनकी अपनी भाषा और संस्कृति को दबा रहा है। इसलिए वे सोवियत संघ से अलग होकर अपना खुद का आज़ाद देश बनाना चाहते थे। रूस इसलिए हुक्म चला पाता था क्योंकि वो ही सोवियत संघ में सबसे पावरफुल था। प्रशासनिक और राजनीतिक गतिरोध, सोवियत सिस्टम बहुत ज़्यादा सख्त और सुस्त हो गया था। वहाँ हर छोटे फैसले के लिए दिल्ली, रूस के मास्को से आदेश लेना पड़ता था, है ना। कोई भी छोटी चीज़ें हो, जाओ दूर आदेश लेने के लिए। सरकारी बाबू और अफसर बहुत ताकतवर थे और वे बदलाव नहीं चाहते थे। जो सरकारी जो अफसर थे वो काफ़ी पावरफुल होते, ठीक है, और वो क्या था, अगर जनता कोई चीज़ चाहती भी है कि इस चीज़ में बदलाव होना चाहिए, तो वो लोग चाहते ही नहीं थे कि बदलाव हो। जब सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ और भ्रष्टाचार बढ़ता गया, तो पूरा प्रशासनिक जो ढांचा था वो चरमरा कर गिर गया। सूचना की आज़ादी का असर,
गोर्बाचेव ने जब खुलापन, मतलब एक देश दूसरे देश में जाके व्यापार कर सकता है और दूसरा देश पहले देश में या किसी भी देश में आके व्यापार कर सकता है। तो लोगों को बाहरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देशों अमेरिका यूरोप की तरक्की के बारे में पता चला कि अच्छा वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। उन्हें समझ आया कि उनका सिस्टम उन्हें कितना पीछे रखे हुए है। जो सोवियत संघ था वो उन्हें कितना पीछे रखा हुआ था। जब लोगों ने अपनी गरीबी की तुलना पश्चिम देशों की अमीरी से की, जैसे होता है ना कि हम कंपेयर करते हैं कि हमारे मार्क्स इतने आए, इसके मार्क्स इतने आए, वैसे ही सारी चीज़ें थी। तो उन्हें अपने सिस्टम से नफरत होने लगी कि हमारी जनता कितनी घटिया है, मतलब हमारी सरकार कितनी घटिया है कि हम पे कोई चीज़ कर ही नहीं रही, और वह उसे बदलना चाहते थे कि सरकार बदली जाए। देशों की अमीरी से मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों की नीति, गोर्बाचेव ने सिस्टम को सुधारने के लिए जो कदम उठाए वह बहुत देर से उठाए गए थे। जो मिखाइल गोर्बाचेव ने जो कदम उठाए थे उसमें जनता काफ़ी टाइम, मतलब उन्हें लग गया था, जिसकी वजह से जो जनता थी वो काफ़ी गुस्सा हो चुकी थी वैसे ही। साथ ही समाज के एक हिस्से को लगा कि सुधार बहुत, मतलब धीरे हो रहा है, ठीक है, जबकि पार्टी के जो नेता थे उनको लगा कि सुधार बहुत तेज हो रहा है, क्योंकि वो तो सुधार चाहते ही नहीं थे और उनकी ताकत छीन रहे हैं, कि जो जनता वगैरह है वो उनकी ताकत छीन रही है। गोर्बाचेव ना तो जनता को संतुष्ट कर पाए और ना ही अपनी पार्टी को, जिससे वे अकेले पड़ गए और देश टूट गया। ना मतलब जो मिखाइल गोर्बाचेव थे जो सुधार चाहते थे वो ना सुधार हुआ सोवियत संघ में, ठीक है, और ना जो पार्टी थी वो भी उनके उस पे चली गई थी कि नहीं ये तो हमारी वही गद्दी ही छीन लेगा। रूस का अत्यधिक प्रभुत्व, मतलब जैसे प्रभुत्व क्या होता है, जैसे चीज़ें करवाना, ठीक है, कि रूस की ज़्यादा चलती थी सोवियत संघ में। सबसे बड़ा और ताकतवर देश था रूस, और हर सरकारी विभाग, सेना, फैसलों में रूस के लोगों को का ही कब्जा था। जो रूस के जो लोग थे उनमें ज़्यादातर कब्जा था, सरकारी विभाग, सेना, इन सारी चीज़ों में। बाकी जो 14 देश थे, लोगों को लगा कि वे बस रूस के गुलाम बनकर रह गए हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो रूस ही कर रहा था। इस भेदभाव और गुस्से ने एकता को ख़त्म कर दिया और सभी देशों ने एक एक करके खुद का अलग करने का फैसला कर लिया कि अब हम तो सोवियत संघ में नहीं रह गए, अब हमें अलग होना है, क्योंकि रूस ही ज़्यादा चीज़ें कर रहा था। सोवियत संघ के टूटने के परिणाम क्या क्या थे, ठीक है, अब ये टूट गया पूरी तरह से, अब इसके क्या क्या रिजल्ट निकले अब हम वो पढ़ेंगे। 1991 में सोवियत संघ के खत्म होने से दुनिया का जो नक्शा था और जो राजनीति थी वो पूरी तरह बदल गई थी। दशकों से चला आ रहा डर और दुश्मनी का माहौल खत्म हुआ। जो डर था वो शीत युद्ध का, ये सारी चीजें और जो चीजें थी वो सारी चीजें खत्म हुई। एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई। शीत युद्ध की समाप्ति सबसे पहले तो, क्योंकि शीत युद्ध इतना था कि युद्ध हो सकता है, वो सारी चीज़ें की समाप्ति हुई नहीं हुआ था। सोवियत संघ के टूटने का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पिछले 45 सालों से चली आ रही शीत युद्ध की लड़ाई खत्म हो गई, जिसकी वजह से सोवियत संघ की जो सरकार थी वो इतना पैसा परमाणु बम पे लगाई थी और युद्ध वगैरह कोई कुछ नहीं हुआ था। अब दुनिया में परमाणु युद्ध का भय डर खत्म हो गया था कि परमाणु युद्ध होगा, जो कभी कभी पूरी मानवता को मिटा सकता था। वैचारिक लड़ाई, समाजवाद बनाम पूंजीवाद का अंत हुआ, ठीक है, और दुनिया ने राहत की सांस ली। हथियारों की होड़ का अंत, इसमें क्या था कि हथियार वगैरह जो एकदम होड़ लगी हुई थी, परमाणु बम बनवाना है, ये सारी चीजें करना है, वो सारी चीजों का अंत हुआ था। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खतरनाक मिसाइलें और बम बनाने में लगी रही थी। इसमें क्या था कि जो कमाई का जो हिस्सा था वो क्या करते थे, ये लोग मिसाइलें बना रहे थे, क्यों अगर लड़ाई हुई तो मेन बम वगैरह ही काम आएगी, जिससे ही इनकी जो अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की वो बिगड़ गई थी। सोवियत संघ के खत्म होते ही ये पागलों जैसी दौड़ थम गई। अब देशों ने अपना ध्यान हथियारों की बजाय व्यापार, तकनीक, मतलब व्यापार कैसे किया जाए, बिजनेस वगैरह, टेक्नोलॉजी पे लगाया, अपने लोगों की भलाई पर लगाना शुरू कर दिया, जिससे दुनिया में शांति का माहौल बना। अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति बनना, अब सोवियत संघ और अमेरिका था, दो महाशक्ति थी, सोवियत संघ हट गया तो अब एक महाशक्ति कौन बचा, अमेरिका।
सोवियत संघ के हटने से अब दुनिया में अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा था, सोवियत संघ ही था। पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, जिसका मतलब अब हर बड़े फैसले, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है उस पर किसका दबदबा था? अमेरिका का। अमेरिकी डॉलर और उसकी सेना पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाने लग गई कि अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल है। नए देशों का जन्म, क्योंकि 15 देश थे तो अब 15 देश का जन्म हो गया एक तरह से। सोवियत संघ टूटने से दुनिया के नक्शे में 15 नए और आजाद देश उभरे, जैसे यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि। इन सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनी कि हम इस देश के, हम इस देश के, ठीक है। यूक्रेन वगैरह की अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी खुद की सरकार बनी। जहाँ पहले एक ही सरकार थी, उस पे इनमें क्या हुआ? खुद की सरकार बनी। इनमें से कई देशों के बाद यूरोपीय संघ और नाटो जैसे संगठनों के साथ जुड़ने का फैसला किया गया। समाजवाद जो था उसकी हार और पूंजीवाद की जीत हुई। पूंजीवाद कौन था? अमेरिका, ठीक है। और सोवियत संघ टूट गया था, सरकारी जो कंट्रोल था। पूरी दुनिया में अब पूंजीवाद, निजी व्यापार, जो प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं, प्राइवेट अपनी तकनीक, वो क्या बोलते हैं, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, खुली मार्केट हो गई, उसका बोलबाला हो गया। यहाँ तक कि सोवियत संघ से अलग हुए देशों ने अपनी सरकारी कंपनियों को बेचकर प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा देना शुरू किया। जो अलग अलग जो थे, जो देश हुए सोवियत संघ से, उनका क्या हुआ कि सरकारी कंपनियां नहीं, प्राइवेट बिजनेस होना चाहिए। लोकतंत्र का विस्तार, लोकतंत्र सबसे ज़्यादा फैला कि जनता के हिसाब से सरकार चुनी जाएगी। सोवियत संघ में सिर्फ एक पार्टी का राज था और लोगों को आज़ादी नहीं थी, ठीक है। कोई आज़ादी नहीं थी, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन उसके टूटने के बाद नए देशों ने लोकतंत्र मतलब जनता का शासन को अपनाना शुरू किया। लोगों को वोट डालने की, वोट डाल के अपनी सरकार चुन सकती है, बात रखने का अधिकार मिलने लगा, जिससे दुनिया में लोकतंत्र मूल्य की मजबूती हुई। विश्व राजनीति में नए खिलाड़ियों का आना, सोवियत संघ के खत्म होने से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन, भारत, यूरोपीय संघ जैसे अन्य देश और संगठन भी ताकतवर उभरने लगे। और जो देश थे वो भी ताकतवर उभरने, मतलब ताकतवर होने लगे। अब दुनिया सिर्फ एक या दो देशों के इशारों पर नहीं था, जैसे पहले था ना सोवियत संघ और अमेरिका का। अब वैसा नहीं था, बल्कि कई देश के आपसी तालमेल बैठने लगे और व्यापारिक रिश्ते, मतलब हम आपके देश से व्यापार कर सकते हैं, आप हमारे देश में आके व्यापार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होने लगी। रूस का उत्तराधिकारी बनना, सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस को उसका कानूनी उत्तराधिकारी माना गया। सोवियत संघ की जो सीट संयुक्त राष्ट्र यूएन की सुरक्षा परिषद में थी वह रूस को मिल गई। किसको मिली थी? रूस को मिली थी। सोवियत संघ के पास जितना भी परमाणु हथियार थे वह भी रूस के पास चले गए। सोवियत संघ के जो परमाणु हथियार थे वो किसके पास गए? रूस के पास। बताओ, इस तरह रूस दुनिया में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में बना रहा कि जो रूस है वो कितना ताकतवर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा ही, फर्स्ट में आई या फिर फाइनल में आए, लेकिन ये वाला आता है, शॉक थेरेपी। सोवियत संघ के टूटने के बाद वहाँ के देशों ने समाजवाद, मतलब सब कुछ सरकारी को छोड़कर पूंजीवाद, सब कुछ प्राइवेट को अपनाने का फैसला किया, क्योंकि सोवियत संघ कैसा था? एकदम हर कुछ सरकारी होना चाहिए। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ के पूंजीवाद पर ज़्यादा बढ़ावा दिया। इस अचानक और झटके से किए गए बदलाव को ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसका मतलब है चोट पहुंचाकर इलाज करना। शॉक थेरेपी का असली मतलब, शॉक का मतलब है झटका और थेरेपी के मतलब है इलाज। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं ने सोवियत संघ से अलग हुए देशों को सलाह दी। सोवियत संघ से जो अलग देश हुए थे उनको सलाह दी थी। किसने दी थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, जैसी संस्थाओं ने, कि अगर उन्हें अपनी हालात सुधारनी है। क्योंकि ये था ना, जैसे आप मानो किसी घर में हो काफ़ी टाइम से, फिर आपको ये है कि नहीं हमें अलग होके रहना है, ठीक है, तो आपको किसी न किसी की गाइडेंस चाहिए होगी। तो वैसे ही सिस्टम था कि इन्होंने एक तरह से गाइड किया था। तो उन्हें रातों रात अपना पुराना सरकारी सिस्टम बदलकर प्राइवेट सिस्टम अपनाना होगा। ये बदलाव इतना अचानक था कि इसने वहाँ की जनता को गहरा झटका दिया, ठीक है। निजी स्वामित्व, मतलब प्राइवेट चीज़ों पे ज़्यादा जोर था। शॉक थेरेपी का सबसे बड़ा नियम ये था कि अब सरकारी संपत्ति समाप्त
संपत्ति खत्म कर दी जाएगी, मतलब कुछ भी सरकारी नहीं होगा। जो भी ज़मीन, फैक्ट्रियाँ और कंपनियाँ सरकार की थी, जो भी सारी चीज़ें जो सरकार की थी, उन्हें प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी खोल सकता है कि कोई, अगर आप किसी चीज़ की पढ़ाई करें आप वो खोल सकते हैं, आप अपना ट्यूशन चला सकते हैं, या मतलब कोई भी चीज़ें, ठीक है। दुकान वगैरह खोलना हो गया, ये सब कुछ प्राइवेट था, मतलब जो पैसा आएगा वो हमारा होगा और पैसे कमा सकते थे। सरकार का दखल पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की गई ताकि व्यापार बढ़ सके, ठीक है। और जैसे सोवियत संघ में निजीकरण नहीं था खेती वगैरह का, इसमें खेती का निजीकरण हुआ। खेती का निजीकरण मतलब खेती प्राइवेट होना, जैसे ये मेरा खेत है तो इस पर मैंने कृषि की, ठीक है, जो इसका जो पैसा होगा वो मेरा ही होगा और सरकार वगैरह का किसी का नहीं होगा। पहले सोवियत संघ में सामूहिक खेती होती थी, सब मिलके जो खेती करते थे। शॉक थेरेपी के तहत इसे बदलकर निजी खेती कर दिया गया। अब किसान अपनी जमीन का खुद मालिक बन गया। जो किसान है वो अपनी जमीन का खुद मालिक बना था। वह जो चाहे उगा सकता था, जिस कीमत पर चाहे उसे बेच सकता था। इससे किसानों को आज़ादी तो मिली, लेकिन छोटे किसानों के लिए मुश्किलें भी बढ़ गई। जो छोटे किसान होते हैं जिनके थोड़े ही खेत होते हैं, उसके लिए चीज़ें बेकार थी। क्यों बेकार थी? क्योंकि पहले तो उन्हें हेल्प मिल जाती थी सरकार से, ठीक है। अब इसमें क्या हो, इसमें हेल्प मिल ही नहीं सकती थी क्योंकि हर कुछ प्राइवेट हो गया था। मुक्त व्यापार की शुरुआत। शॉक थेरेपी ने इन देशों के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। अब वह किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते थे, मतलब हम जाके किसी भी देश में व्यापार कर सकते, ऐसे में था। और कोई भी देश हमारे देश में आके व्यापार कर सकता था। पहले सोवियत संघ के देश जो थे सिर्फ आपस में ही व्यापार करते थे, मतलब जो 15 जो राज्य थे 15 में ही व्यापार होता था, इससे बाहर कोई व्यापार नहीं था, मतलब बिजनेस करना। लेकिन अब वे पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, यूरोप के साथ जुड़ गए। मुद्राओं मतलब पैसों को आपस में बदलने की छूट दी गई ताकि विदेशी सामान आसानी में आ सके, ठीक है। ये जो मुद्रा जो होती है वो तक बदलने की छूट दी गई थी। पश्चिमी देशों से जुड़ाव, अब इससे जुड़ाव भी हो रहा था। इस थेरेपी का एक बड़ा मकसद इन देशों को पश्चिमी देशों के गुटों में शामिल करना था कि ये जो सोवियत संघ के जो 15 जो राज्य है जो अलग हुए हैं वो पश्चिमी देशों जो है उन तक से जुड़े। अब रूस और उसके साथी देश अमेरिका और यूरोप के साथ दोस्ती बढ़ाने लगे कि अमेरिका भी दोस्त, जैसे कि अमेरिका से उस टाइम तो वो था कि अमेरिका से भी युद्ध हो सकता है, लेकिन जब ये अलग हो गए तो अमेरिका भी दोस्त बना, यूरोप भी दोस्त बना। वह उनके व्यापारिक नियमों को मानने लगे कि अमेरिका के क्या क्या व्यापारिक नियम हैं। होता है ना, जैसे आपको कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो आप उसके नियम वगैरह देखते हैं, वो सारी चीज़ें मानने लगे थे। और धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के साथ पूरी तरह घुल मिल गई, जिससे पुरानी दुश्मनी खत्म होने लगी। अब कोई भी आपका दुश्मन है, ठीक है, कोई भी आपकी सरकार का दुश्मन है, अब आप मान के चले, है ना, लेकिन आप उस सरकार से अलग हो जाओ, ठीक है, उस सारी चीज़ है उससे अलग हो जाए, फिर आप उनके नियम अपनाओ, उनसे घुलो मिलो, तो जो दुश्मनी होती है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही हुआ था इन सब के साथ। मुद्रा करेंसी का गिरना। शॉक थेरेपी का एक बुरा असर ये हुआ कि रूस की करेंसी रूबल की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई, ठीक है। महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों की सालों की जमा पूंजी मिट्टी के भाव हो गई। मतलब चीज़ें इतनी महंगी हुई थी कि जो इतने टाइम की जो मेहनत थी वो काफ़ी कम होने लगी। गरीब हो गए लोग, गरीब हो गए और उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे। ये उस झटके का हिस्सा था जो इलाज के नाम पर जनता को सहना पड़ा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ था, हर कुछ ही प्राइवेट हो गया था। तो यही, अगर आप कोई बिजनेस खोलते हो, ठीक है, आपको कुछ भी खोलना है तो उसके अंदर पहले आपको पैसे तो लगाओगे ही। और ये लोग अमेरिका वगैरह इन सब के नियम से ही इन लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट करा। तो हर चीज़ में पैसे तो लगते ही, ये तो जो जमा पूंजी होती है, जैसे कोई भी किसी का 1 लाख में या कुछ भी, जैसे किसी को अपनी दुकान खोलनी है तो आपने पहले पैसे इकट्ठे करोगे फिर आप दुकान खोलोगे। तो यही सारी चीज़ें कि काफ़ी लोग गरीब भी हो गए थे। इतिहास के सबसे बड़ी गैराज सेल। शॉक थेरेपी के दौरान रूस की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को बहुत ही कम कीमत, मतलब कौड़ियों का दाम, ठीक है, पर प्राइवेट हाथों ये विदेशी कंपनियों को बेच दिया गया। जो सरकारी जो कंपनियां थी उसे काफ़ी कम पैसों के अंदर विदेशी कंपनियों को बेच दिया गया था। इससे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है, क्योंकि अरबों की संपत्ति, काफ़ी
बड़ी संपत्ति को बहुत ही सस्ते के अंदर निपटा दिया गया, जिससे देश की आर्थिक कमर टूट गई। ठीक है, अब सरकारी कोई भी कंपनी है वो बहुत महंगे से बनाई गई है, ठीक है, अब उसको एकदम ही सस्ते में बेच दो तो चीज़ें तो डगमगा जाएगी ही। लोकतंत्र की अनदेखी, लोकतंत्र को इतना ध्यान नहीं दिए गए थे। शॉक थेरेपी में सारा ध्यान सिर्फ पैसों और व्यापार को सुधारने पर दिया गया कि मतलब पैसे कैसे आया जाए, बिजनेस कैसे बनाया जाए, इन सारी चीज़ों पे। लेकिन लोकतंत्र मतलब जनता का जो शासन था पर ध्यान नहीं दिया गया कि जनता क्या चाह रही है। इन देशों में संविधान आनन फानन में जल्दबाजी में, ठीक है, बनाए गए कि जो सारी जो चीज़ें थी, जो संविधान थे वो काफ़ी जल्दबाजी में बनाए गए थे, और जो भी चीज़ जल्दबाजी में होती है वो सारी चीज़ें इतनी टिकती नहीं है, जिससे राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा पावर मिल गया। जो राष्ट्रपति थे उसे काफ़ी ज़्यादा पावर मिल गई और संसद कमज़ोर रह गया। इसके नतीजे में कई देशों में तानाशाही जैसा माहौल बन गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में और सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सेकंड पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। अगले पार्ट हम थर्ड पार्ट में लेके आओगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।